बच्चों आज हम शुरू करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है? पहली बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा एस ब्लॉक से ज्यादा होगी एंड लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी। क्लियर? इसीलिए मिडल में है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है। राइट? अभी जरा हम ट्रेंड देखेंगे तो स्कैंडियम की क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो स्कैंडियम की कम होती है, टाइटेनियम की उससे ज्यादा होती है बेटा, वेनेडियम की इससे भी कम होती है, एंड देन क्रोमियम की इससे ज्यादा होगी। राइट? मैंगनीज की इससे ज्यादा होगी एंड आयरन की इससे भी ज्यादा होगी। देन कोबाल्ट की इससे कम होती है बेटा। ठीक है, निकल की थोड़ी कम होती है पर ज्यादा कम नहीं है। एंड देन वी हैव कॉपर, उसकी ज्यादा है, एंड जिंक की और भी ज्यादा है। इस टाइप के ट्रेंड को कहा जाता है बेटा सरपेंट ट्रेंड। क्या कहा जाता है इसे? सरपेंट ट्रेंड। क्लियर है यहां तक? इस सरपेंट ट्रेंड क्यों है? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ यहां पर चीजें हैं जो इस ट्रेंड को सरपेंट ट्रेंड बनाती है। जनरली वी कैन से दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। किसकी वजह से है ये? तो जनरली अगर हम बात करें तो ये किसकी वजह से है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। राइट? ठीक है जी। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे। दिस irregular trend in the first ionization enthalpy of 3D series, correct, is due to the fact that removal of one electron, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? it is the amount of energy required to remove one electron from valence shell। क्लियर? तो वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है तो उसके लिए कितनी एंथैल्पी, कितनी एनर्जी की जरूरत है? दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है बेटा? तो रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जी। अभी आप इसको लिख लो, मैं इसको समझाऊंगा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। सो ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। तो होता क्या है कि जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो यहां पर जो रिलेटिव एनर्जी है 4s एंड 3d की, वो क्या हो जाती है? ऑल्टर। ऑल्टर माने चेंज। क्लियर? देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल की क्या हो जाती है? रीऑर्गेनाइजेशन। अभी हम इसको अभी एक एग्जांपल से हम इसे देखेंगे और समझेंगे। राइट? अभी लिख लो, accompanying ionization ionization which can increase exchange energy। तो होता क्या है, जैसे ही ये ऑल्टर हो जाती है रिलेटिव एनर्जी 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है एनर्जी लेवल्स, जिसकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एंड इट कैन मेक आयन
इट कैन मेक आयन मोर स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल जो है आयन बनेगा। कैसे, देखते हैं जरा। तो अभी हम बात करने वाले हैं किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो है वो 4s और 3d ऑर्बिटल्स में एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम 3d ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, यहां पर मान लो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है और 4s ऑर्बिटल मैंने यहां पर बना दिया। ओके, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे मालूम है इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल में भरे गए हैं। क्यों भरे गए हैं? क्योंकि एनर्जी क्या है इसकी, मिनिमम है। बेटा एनर्जी मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। बात समझ में आती है मेरी? ठीक, तो एनर्जी कम है तो पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 4s में पहले भरे गए हैं, देन 3d में भरे गए हैं। 3d की एनर्जी ज्यादा है इसलिए मैंने इसको अपर लेवल पे बना दिया। तो अभी क्या होगा, आयोनाइजेशन होगी मान, और याद रखना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होता है, लोअर एनर्जी वाले से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इज इट क्लियर? तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव हुआ, अभी क्या होगा, ऑल्टरेशन इन एनर्जी लेवल। ऑल्टरेशन इन एनर्जी लेवल, जैसा कि मैंने वहां पर डेफिनेशन में कहा भी था, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4s की एनर्जी एकदम से ज्यादा हो जाएगी और 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। बात समझ में आती है? तो यहां पर क्या हुआ, 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई और इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। इससे क्या हुआ बेटा, यहां पर जो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर आ जाएगा, 3d में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, लो एनर्जी स्टेट है, विच मेक्स इट मोर स्टेबल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुआ, अभी अभी देखना जरा, तो पहले यहां पर एक्सचेंज एनर्जी कितनी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो सकता है या फिर यहां पर सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो सकता है। तो 1 2 3 टोटल कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं, 3। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा, तो अभी अगर हम 3d ऑर्बिटल बनाएंगे तो 1 2 3 4, अभी एक्सचेंज एनर्जी देखो, 1 2 3, 1 2 और एक यहां पे ये शिफ्ट हो सकता है, तो 3 इसके आगे, 2 इसके और एक इसका, तो टोटल 6 एक्सचेंज पॉसिबल है। नाउ इट हैज मोर एक्सचेंज पॉसिबल, सो इट इज मोर स्टेबल। बात समझ में आती है? जिसके पास ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज है और ये बनेगी क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल। बोलो, बात समझ में आई? कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? अभी हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं जरा। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आयरन, 3d6 4s2। क्लियर? तो 3d6 में आ जाओ, इस तरह से भरेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 4s2, तो इसमें इस तरह, राइट। तो दिस वन इज 3d4s। अभी बेटा इसकी लोअर एनर्जी स्टेट है, आयनाइजेशन होगी तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। मैंने कहा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ऑल्टरेशन इन एनर्जी लेवल, राइट। तो दो पॉसिबिलिटीज है बेटा, देखो। पहली पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताई, क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, जिससे एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बेटा एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये आ गई, सेकंड पॉसिबिलिटी ये आ गई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो 4s ऊपर की तरफ एनर्जी ज्यादा होगी है ना अब, और 3d ऑर्बिटल हम इधर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड पोजीशन पर आकर जुड़ जाए। तो अभी सेकंड पर आने से एक्सचेंज एनर्जी का क्या होगा, तो देखते हैं जरा, पहले एक्सचेंज एनर्जी कितनी है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये तो फुली फिल्ड है, एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज ये होगा 1 2 3, 1 2, एक इसका हो जाएगा, तो टोटल 3 और 2 5 और एक 6, माने टोटल 6 एक्सचेंज पॉसिबल है अभी, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, उससे क्या हो जाएगा बेटा, उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी, ओ,
ठीक है। अभी होगा क्या कि अगर ये इधर आ गया इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले ऑर्बिटल में, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अभी एक्सचेंज गिनो जरा, एक, दो, एक, तो टोटल कितने एक्सचेंज बचे अभी? 3 एक्सचेंज। माने अगर ये वापस यहां पर आता है सेकंड ऑर्बिटल में, तो एक्सचेंज 6 टू क्या हो जाते हैं? 3, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल है वो स्टेबल रहना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल रहना चाहेगा। तो वो 6 जो उसके ज्यादा एक्सचेंज है, ज्यादा स्टेबल है, वो 3 की तरफ नहीं आए। राइट और रॉन्ग? दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा, अगर मान लो ये 4s है और यहां पर 3d, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन वापस बैक पेयर नहीं होता है, ठीक है, तो पहले कितने एक्सचेंज है? मुझे मालूम है टोटल पहले 6 है, राइट। और अगर ये एक्सचेंज नहीं होता है वापस, तो भी ये कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम किसकी तरफ जाएंगे? सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक्सचेंज 6 टू क्या हो रहे हैं बेटा? 3 हो रहे हैं। सेकंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां पर 6 एक्सचेंज है, मतलब इसी में ही वैसे मैंने ये पॉसिबिलिटी आपको बता दी थी, बट स्टिल वी हैव सेकंड पॉसिबिलिटी जहां पर ये वापस बैक पेयर नहीं हो। बात समझ में? तो इसीलिए ये इसी तरह से रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो एक तो बेटा हमारे पास मेथड आया एक्सचेंज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड है मैंगनीज। बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। अभी बेटा ये दोनों क्या है? स्टेबल। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है? बिकॉज दे आर फुली फिल्ड, तो देयर आयनाइजेशन फुली और हाफ फिल्ड, बोथ आर फुली और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, so that's why ionization energy is more। आप देख सकते हो सरपेंट ट्रेंड जो है मैंगनीज और जिंक, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है, बिकॉज दे हैव हाफ और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। मैंने आयरन का एग्जांपल भी आपके सामने कर दिया है अभी। आयरन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें 6 एक्सचेंज पॉसिबल है, इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सरपेंट ट्रेंड में ज्यादा आती है। बात समझ में आ रही? तो पहला मेथड हमारे पास क्या बना? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड जो हमने यहां पर लॉजिक अभी पढ़ा, वो क्या था? हाफ और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर? अभी बेटा हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2 की। आयनाइजेशन एनर्जी 2 है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? तो बात करते हैं क्रोमियम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्रोमियम पॉजिटिव बनेगा, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम क्या बन जाता है? कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d5। तो 3d5 क्या है? स्टेबल है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो इट्स आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज रियली हाई। Clear? Ionization energy 1 is low and ionization energy 2 is higher. For example, मैग्नीज, एक और लेते हैं। मैग्नीज में क्या है बेटा? 3d5 4s2 है। आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगी बेटा? इसकी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना हमें यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी क्या है? 4s2 है, ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो थोड़ी ज्यादा रहेगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1। बट जैसे ही इसका एक ऑर्बिटल निकलेगा, इट विल बिकम 3d5 4s1। तो 4s1 से भी इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा, और जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगी, वो भी क्या होगी? इसकी लेस होगी। लास्ट में बचेगा क्या? 3d5। तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज वेरी वेरी हाई इन केस ऑफ मैंगनीज। बोलो बात समझ में? कोई दिक्कत बच्चे? एक और चीज पे चलते हैं, जरा एक और एग्जांपल लेते हैं आयरन का ही। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 3d6 4s1।
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, बचेगा 3d6। सेकंड भी इसकी लो होगी, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये हाफ और फुली फिल्ड ऑर्बिटल है नहीं, तो 3d5 बच जाएगा। एंड जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगी, दैट इज रियली रियली हाई बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। तो जनरली ट्रेंड क्या है, जनरली ट्रेंड क्या है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है या एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा है तो ऑर्बिटल के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, राइट। तो होना क्या चाहिए था, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3d, ठीक है, वो ज्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4d से, एंड वो भी ज्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी 5d से। दिस इज एक्सपेक्टेड ट्रेंड, क्लियर। लेकिन ट्रेंड ऐसा होता नहीं। तो एक्चुअल ट्रेंड कैसा है बेटा, एक्चुअल ट्रेंड देखते हैं जरा। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3d इज हायर, राइट, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 4d, क्लियर। बट हायर बोल सकते हैं या समवट इक्वल बोल सकते हैं, आई बात समझ, एकदम से बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन समवट इक्वल। बट प्रॉब्लम यह है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d तो छोट कम होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3d एंड 4d से, लेकिन यहां पर क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d इज हायर। व्हाई, बिकॉज ऑफ, आप सभी जानते हैं, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है बेटा, मैं ऑलरेडी ये बात कर चुका हूं आपसे। दिस इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4d d एंड f ऑर्बिटल्स, हम ऐसे कह सकते हैं। इट इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट या फिर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स, क्लियर। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, दे आर नथिंग बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। समझ में आया बच्चे? तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी से हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, इन सारे मॉलिक्यूल्स के एटम्स, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।